गरीब बहू का जादुई घास का एसी। एक छोटे से गांव में सरिता अपनी बहू और अपने गरीब परिवार के साथ रह रही थी। बेटा, आज हमें ये रात को सारा काम खत्म करना होगा, कल ये सारा ऑर्डर का सामान जाएगा। माँ, मैं तो कोशिश कर ही रहा था लेकिन घास ही खत्म हो गई। अब आप ही बताओ ना, मैं क्या करूँ। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें जंगल से और घास काट कर लानी होगी। इस समय जंगल में जाने का फायदा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जंगली जानवर रात के समय ही बाहर निकलते हैं। अजय बिल्कुल सही कह रहा है बहू। अरे माँ जी, हम 2 लोग अगर जाएंगे तो कोई जानवर पास नहीं आएगा, और फिर इतनी जल्दी कोई जानवर हमला नहीं करता। हमें ये ऑर्डर कल देना है, आप ये भी तो सोचिए। लेकिन बहू। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। बस आप बच्चों के पास ही रहना और उनका ख्याल रखना। अगर ये ऑर्डर नहीं गया तो बच्चों के लिए हम गर्मी से बचने के लिए कूलर भी नहीं खरीद पाएंगे। सरिता की बहू भाविका और उसका बेटा, वो तीनों घास से पंखे कूलर बनाने का काम किया करते थे, इसलिए उन्हें घास की जरूरत पड़ती थी। वह आधी रात के समय जंगल में जाते हैं। भाविका, जरा से भी हलचल हुई तो मुझे बता देना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, मैं आपको बता दूंगी। अजय और भाविका दोनों ही जंगल में घास काट रहे होते हैं, तब उन्हें झाड़ियों से आवाज आने लगती है। क्या तुमने भी वहां से कोई आवाज सुनी है? हाँ जी, मैंने भी सुनी है। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस समय आना ठीक नहीं है। चलो देखते हैं उधर क्या है। भाविका और अजय झाड़ियों के पास जैसे ही जाते हैं, उन झाड़ियों के पीछे से एक आदमखोर भेड़िया निकलता है। भाविका, भागो यहाँ से, यहाँ पर तो बहुत खतरनाक भेड़िया है। अजय और भाविका दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अजय, अब हम लोग क्या करें? कहीं भेड़िए ने हमें खा लिया तो? रुकना मत, बस भागती जाओ। भागते भागते वो दोनों जंगल से किसी तरह बाहर निकल आते हैं और भेड़िया उनका पीछा छोड़ देता है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। रास्ते में चलते हुए आधी रात के समय उन्हें गांव के एक कूड़े के ढेर के पास एसी पड़ा हुआ नजर आता है। अरे देखो जी, यहाँ पर एसी पड़ा है। अरे पता नहीं किसका होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे लगता है किसी ने ऐसे ही डाल दिया होगा। मैं तो कहती हूँ इसे लेकर चलते हैं। भाविका अजय को एसी ले जाने के लिए मना लेती है, जिसके बाद वो दोनों उस एसी को घर ले आते हैं। तुम दोनों तो घास लेने गए थे, ये क्या लेकर आ गए हो? ये हमें रास्ते में पड़ा मिला। जब हम कूलर पंखे बना लेते हैं तो एसी भी बना सकते हैं। इस खराब एसी को छोड़ो और ये बताओ, क्या तुम घास लेकर आई हो? सरिता के ये बोलने के बाद जंगल की दुर्घटना के बारे में दोनों बताते हैं, जिसे सुनकर सरिता हैरान रह जाती है। अच्छा, इसका मतलब बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर आए हो तुम दोनों, और साथ में ये कचरा उठाकर ले आए। वह तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कल का ऑर्डर पूरा करने के बाद उन्हें कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन घास न होने की वजह से उनका ऑर्डर पूरा नहीं हो पाता और वह ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अगले दिन उनके टूटे फूटे घर के अंदर धूप की किरणें आने लगती हैं, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है, घर में पंखा भी नहीं चल रहा है। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। पिताजी पिताजी, हमें बहुत गर्मी लग रही है, हमारे घर में एक पंखा भी ठीक से नहीं चलता। बेटा, थोड़ा सा सब्र रखो, कुछ दिनों में मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं घर के अंदर एक अच्छा सा पंखा लगवा दूंगा। हमारा वो ऑर्डर तो कैंसिल हो गया, लेकिन सुबह में घास ले आई थी मैं। चलिए गांव वालों के कूलर और पंखे में घास लगा देते हैं, उससे कुछ तो पैसे आएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। भाविका और अजय दोनों मिलकर पुराने कूलरों के अंदर घास लगा रहे होते हैं और यहाँ घर में राजू दिशा गर्मी से परेशान हो रहे होते हैं। काश कि हमारे घर में भी कोई एसी होता। तभी दिशा की नजर उसके पिता के लाए हुए एसी के ऊपर पड़ती है। अरे राजू, जरा इसे देखो, लगता है पिताजी हमारे लिए एसी लेकर आए हैं, पर उन्होंने ये एसी अभी तक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये एसी खराब है, बस इसीलिए। कल रात तुम्हारे माता पिता को यह कूड़े करकट में मिला था। ये सुनने के बाद राजू इस बात से तो खुश होता है कि उसके पिताजी पुराना ही सही, कम से कम एक एसी तो घर पर लेकर आए। कुछ देर बाद वह अपने दोस्तों के पास खेलने चला जाता है। ढोलू ढोलू, कहाँ हो तुम? चलो खेलते हैं। आज मैं नहीं आ सकता, बहुत गर्मी है, और इतनी गर्मी में मेरा मन नहीं कर रहा है आने का, क्योंकि मेरे घर के अंदर एसी लगा हुआ है। मैं उसकी ठंडी हवा में ही बैठना चाहता हूँ। क्या कहा? तुम्हारे घर के अंदर भी एसी है? हाँ, और हमारा एसी बहुत अच्छा चलता है,
बहुत ठंडा कर देता है घर को। उसी दोपहर दोनों बहनें सरपंच के पास पहुंची। चौपाल में गांव वाले बैठे थे और वहां पहले से ही धर्मपाल बैठा हुआ था। सरपंच जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हमारे चाचा चाची जमीन हड़पना चाहते हैं और शायद पटवारी से मिलकर फर्जी कागज बनवा रहे हैं। हम अनाथ हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम बेबस हैं। हमें अपनी माँ बाबूजी की जमीन किसी हाल में नहीं देनी। कृपया आप हमारी मदद करें। धर्मपाल जी, अगर यह सच है तो यह गांव की मर्यादा के खिलाफ है। परिवार के नाम पर ठगी करना यहां नहीं चलेगा। सरपंच जी, यह लड़कियां हमें बदनाम कर रही हैं। हम तो बस जमीन की चिंता कर रहे हैं। इन दोनों बच्चियों को क्या पता ये जमीन के बारे में। यह जमीन के बाद तो इनके पिता और मैं ही जानते थे। मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए अब मुझे ही तो सब कुछ देखना पड़ेगा। गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी। हमने इन बच्चियों को बचपन से देखा है, यह झूठ नहीं बोल सकती। धर्मपाल के मुंह में राम बगल में छुरी। हम सब समझते हैं इसके बारे में। सरपंच ने इस बात को अगले दिन पंचायत में विस्तार से निकालने की बात की और फैसला अगले दिन देने की बात कही। बहनों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। रात को झोपड़ी में दोनों बहनें आपस में बात करती हुई, दीदी क्या कल हमारा साथ देंगे गांव वाले? देखते हैं क्या होता है। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। आखिर माँ बाबूजी के जाने के बाद मदद ही कहाँ की किसी ने हमारी। हमें बस भगवान पर भरोसा रखनी होगी। माँ बाबूजी तो नहीं है, पर उनका आशीर्वाद जरूर है हमारे साथ। आप देखना दीदी, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। रात गहरी हो चली थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और हवा में कुछ सिसकियां थीं, और उन सिसकियों में मीरा की भी सिसकियां शामिल थीं। दोनों बहनों को चिंता की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। दीदी, विश्वास ही नहीं होता है ना कि हम अब अकेले हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाबूजी अचानक आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। हाँ मीरा, मुझे भी उनकी कमी खटकती है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन दीदी, जब माँ बाबूजी गए तब सबने कहा था हम हैं तुम्हारे साथ। फिर धीरे धीरे सब दूर होते गए। चाचा चाची तो जैसे बस हमारे हिस्से की जमीन के लिए ही हमारे करीब थे। ज्योति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाया। उसे अपनी बहन के सामने कमजोर नहीं पड़ना था। मीरा, रिश्ते अब खून से नहीं धन दौलत से बनते हैं, लेकिन हम भी अब चुप नहीं रहेंगे। अगर हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। सुबह होते ही गांव में एक अफवाह फैल गई कि धर्मपाल अब पंचायत से कहकर जमीन अपने नाम करवाने की तैयारी कर रहा है। गांव की गलियों में लोग कान्हा फूंसी करने लगे। अरे सुन सुग्गो, धर्मपाल ने तो कमाल कर दिया। अपने ही भाई की बेटियों को बेघर करना चाहता है। हाँ काका, कैसा रिश्तेदार है। अपने ही भतीजों को बेघर करने में तुला हुआ है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। सुबह होते ही वो हल लेकर खेत में लग जाता, पसीने और चिंता के साथ अपनी जिंदगी को जैसे तैसे आगे बढ़ाता रहता। मोहन की पत्नी सरला एक सीधी साधी और समझदार महिला थी, जो हर हाल में घर संभालती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी गीता, जो समझदार और अच्छे स्वभाव की थी, और छोटी बेटी नीलम, जो चंचल और चालाक थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन से बहुत ईर्ष्या करती थी। दोपहर का समय था। रसोई में सरला चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी।
गीता उसके पास आकर चुपचाप सब्जी काटने लगी। गीता बेटा, तुम हर काम इतनी लगन से करती हो, सच में तुमसे घर संभल जाता है। माँ, ये तो मेरा फर्ज है, आप इतनी मेहनत करती हैं तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, शांत स्वभाव और समझदारी। इतना कहते कहते अचानक सरला को ध्यान आता है, अरे नीलम कहाँ है? सुबह से दिखी ही नहीं। नीलम, ओ नीलम! सरला जोर से आवाज लगाती है। कुछ पल सन्नाटा रहता है, फिर तेज कदमों की आवाज आती है। नीलम गुस्से और चिड़चिड़े अंदाज में रसोई में अंदर आती है। क्या है माँ, इतनी जोर जोर से क्यों बुला रही हैं? मैं कोई खाली नहीं बैठी थी। बात करने का ये तरीका है? मैं बस पूछ रही थी कि तुम कहाँ थी। नीलम हंसते हुए तंज में, आपको मेरी क्या चिंता होगी, आपको तो बस आपकी आदर्श बेटी गीता की ही फिक्र रहती है। गीता, नीलम ऐसा मत बोलो। नीलम गुस्से में बीच में काटते हुए, आप चुप ही रहो दीदी, हर वक्त अच्छी बनने का नाटक मत किया करो। सबके सामने सीधी साधी बनती हो और सारी तारीफें भी तुम ही ले जाती हो। नीलम, बस करो नीलम, ये जलन तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रही है। हाँ, जलन है मुझे, क्योंकि मुझे हमेशा आप दोनों के बीच में छोटा और बेकार महसूस कराया जाता है। आप दोनों को तो बस एक दूसरे की अच्छाई ही दिखती है। दोपहर की तेज धूप खेतों पर चमक रही थी। मोहन अपने खेत में हल चला रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन वो बिना रुके काम करता जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस बैलों की धीमी चाल और हल्की मिट्टी चीरने की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद मोहन रुका, अपने माथे का पसीना पोंछा और आसमान की ओर देखने लगा। हे भगवान, इस बार तो दया कर देना। हर साल की तरह इस बार भी अगर फसल खराब हो गई ना तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों की जिम्मेदारी है, घर का खर्च है, कब तक यूं ही जैसे तैसे चलता रहेगा। वो गहरी सांस लेकर फिर आसमान की ओर देखता है। बस भगवान, इस बार कोई मुसीबत मत आने देना। बारिश समय पर हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, ताकि मेरे बच्चों को थोड़ा अच्छा जीवन दे सकूं। इतना कहकर वो फिर से काम करने लगता है। तभी दूर से कोई आवाज लगाता है, अरे मोहन! मोहन मुड़कर देखता है, उसका दोस्त रामलाल उसकी तरफ आ रहा होता है। क्या बात है भाई, आज तो बड़े सोच में डूबे हुए लग रहे हो। क्या बताऊं रामलाल, किसान की जिंदगी ही ऐसी है। मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस बार तो मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, कभी ज्यादा धूप, कभी अचानक बादल। हाँ, बस यही डर लगा रहता है। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देता है। देखना, इस बार सब अच्छा होगा। थोड़ा माहौल हल्का होता है, फिर रामलाल मुस्कुराते हुए पूछता है, अच्छा छोड़ो ये सब, बताओ घर पे सब कैसे हैं? भाभी जी और तुम्हारी दोनों बेटियां कैसी हैं? सब ठीक हैं। सरला तो हमेशा की तरह घर संभाल रही है, और मेरी बड़ी बेटी गीता, वो तो बहुत समझदार हो गई है। घर के हर काम में हाथ बटाती है, कभी शिकायत नहीं करती। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। हाँ, लेकिन छोटी वाली नीलम, उसका स्वभाव थोड़ा अलग है, चंचल है और कभी कभी गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उम्र भी तो ऐसी है। कोई बात नहीं मोहन, धीरे धीरे सब समझ आ जाता है। बच्चे हैं, समय के साथ सीख जाते हैं। बस यही उम्मीद है कि दोनों बेटियां सही रास्ते पर चलें और खुश रहें। बाकी भगवान की मर्जी। दोनों कुछ पल के लिए खेत की तरफ देखते हैं, फसल, मिट्टी और अपने संघर्ष भरे जीवन को। चलो भाई, हिम्मत मत हारना, सब ठीक होगा। हाँ, उम्मीद तो उसी से है। गांव की उस ठिठुरती सर्द रात में, जहां पड़ोस के घरों से बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थीं, वहीं रामलाल के घर में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। रामलाल, जिसने कभी बड़े बड़े भोज में राजाओं की तरह 56 भोग परोसे थे, आज अपनी ही बहू की जली हुई और सख्त रोटियां निगलने को मजबूर था। किस्मत का खेल देखिए, जिस हाथ ने सबको खिलाया, आज वही हाथ कांप रहे थे। थाली को पैर से जमीन पर घसीटते हुए, लो निगल लो इसे, सारा दिन खटिया तोड़ते हो, कम से कम ये जली रोटियां तो खा ही सकते हो। और सुन लो बुढ़े, कल सुबह सूरज निकलने से पहले आंगन चकाचक साफ मिलना चाहिए। मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो। तुम्हारी इस खांसी और मनहूसियत ने घर का सुकून छीन लिया है। बेटी, गला सूख रहा है, अगर थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा मिल जाता
तो ये सूखी रोटी अंदर उतर जाती। गुड़ चाहिए इन्हें? अरे अपनी औकात देखिए। जब से माँ गई है तुम हमारे सिर पर बोझ बन गए हो। सच तो ये है कि तुम्हें भी माँ के साथ ही चले जाना चाहिए था। अब यहां हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो और नखरे ऐसे जैसे अभी भी किसी रियासत के रसोइये हो। बेटा, जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन मैंने पूरे गांव को घी के लड्डू खिलाए थे, तुझे अपनी हथेलियों पर छांव देकर बड़ा किया। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे काबिल बनाया था? तभी 7 साल का पोता गोलू दौड़ता हुआ आता है और रामलाल के गले लग जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों हैं। पापा, आप दादाजी को ऐसे क्यों बोल रहे हो? जब मुझे डर लगता है तो यही दादाजी मुझे अपनी गोदी में सुलाते हैं। माँ, आपने इन्हें जली हुई रोटी क्यों दी? क्या आप मुझे भी बड़े होकर ऐसी ही रोटी दोगी? चुप कर गोलू, तू नहीं जानता, ये बूढ़े लोग सिर्फ परेशानी बढ़ाते हैं। जा अपने कमरे में। नहीं जाऊंगा। पापा, दादाजी बोझ नहीं है, ये तो हमारे घर का आशीर्वाद है। आप कहते हो ना कि ये आपके टुकड़ों पर पल रहे हैं, पर दादाजी ने तो मुझे बताया था कि ये घर और ये खेत उन्होंने अपनी मेहनत से बनाए हैं। फिर ये आपके टुकड़े कैसे हुए? गोलू, तू छोटा है, बड़ों के बीच मत बोल। रामलाल का दर्द तो फिर भी खुले आसमान के नीचे था, जिसे हवाएं सहला देती थीं। पर नेकी राम की सिसकियां उन 4 दीवारों के पीछे दम तोड़ रही थीं, जिन्हें उसने खुद अपने पसीने से सींचा था। उसका बेटा पवन और बहू शीला ने उसे घर के पीछे एक ऐसे स्टोर रूम में फेंक दिया था जहां कबाड़ और मकड़ी के जालों के सिवा कुछ न था। उस अंधेरी कोठरी में नेकी राम का वजूद भी उस पुराने सामान जैसा हो गया था जिसे अब कोई छूना नहीं चाहता। शीला, उफ, कितनी सड़ांध और बदबू आती है इस काल कोठरी से। पवन, कल इस बुढ़े के बर्तन एकदम अलग कर देना। मेरे बच्चों को सख्त हिदायत है कि इनके हाथ का छुआ पानी भी न पिएं, कहीं कोई बीमारी न लग जाए। और हाँ, आज इन्हें रात का खाना मत देना, सजा मिलनी चाहिए इन्हें। आज गलती से इन्होंने दीवान खाने के सोफे पर हाथ रख दिया था, सारा सोफा गंदा कर दिया। बेरहमी से कमरे के अंदर झांकते हुए, बिल्कुल सही कह रही हो शीला। पिताजी, आपकी वो पुरानी डायरी और वो टूटा हुआ चश्मा मैंने आज सुबह ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। अब आपको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत? आप बस इस अंधेरे कोने में पड़े रहिए और अपनी मौत का इंतजार कीजिए। हमारी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो। बेटा पवन, अपनी जवानी की एक एक पाई जोड़कर मैंने ये आलीशान घर बनाया था ताकि तू और तेरे बच्चे सुकून से रह सकें। आज उसी घर का एक कोना मुझे नसीब नहीं। आज मुझे ही तू कूड़ा कह रहा है। जिस चश्मे से मैं तुझे पढ़ते हुए देखता था उसे ही फेंक दिया। तभी नेकीराम की 6 साल की पोती पिंकी चुपके से कमरे में दाखिल होती है। उसके हाथ में एक छोटी सी पानी की बोतल और अपनी टिफिन से बची हुई। क्या हुआ भाई, क्या मामला है? इतने लोग का इकट्ठा तुम खाने में घुसे चले आ रहे हो? बता जल्दी बोलो। हजूर माई बाप, ये हमारा लड़का तौफीक है। ये सुबह शाम सब्जी बेचता है, दिन में पंचर बनाता है। ये इनके गांव में इतने दिन से सब्जी लेके जाता रहा है। ये लोग पकड़ के इसकी दुर्गति कर दिए हैं, कल बहुत बुरी तरीके से मारे हैं। अब इसका औजार काट डाले हैं, एकदम जड़ से काट के खत्म कर दिए हैं। अभी छक्का हो गया है। बताइए हम इसको लेके कौन सी दुनिया में जाएं? ये जुल्म किया है इन लोगों ने मिलके। इसमें सबसे आगे पेलई काका है, उसके बाद एक प्रधान जी है इनके गाँव के। ये लोग मिलके हमारे लड़के को बिल्कुल एकदम छक्का बना दिए हैं। ये बताइए इस दुनिया में क्या हो रहा है? हम लोग इतने दिन से गाँव में रह रहे हैं, अब उस गांव के बगल में ही इनका गांव है। बताइए, इतने दिन से सब्जी साग बेचा करता था हमारा लड़का, अब अचानक में पागल हो गए, उसका काट डाले हैं बुरी तरीके से। अब मारे हैं उल्टा लटका के इतनी बुरी तरीके से कि बोल भी नहीं पा रहा है हमारा लड़का। बताइए आप।
हाँ हजूर, अब देखो लड़के को क्या बना दिए हैं ये लोग। बताओ, हमारा सबसे बड़ा लड़का यही है, सबसे बड़े लड़के का ये हाल कर दिया। अब इससे शादी कौन करेगा? हम नहीं समझ पा रहे हैं। इन लोगों को सजा मिलना चाहिए। पहले प्रसाद जी, प्रधान जी क्या कह रहे हैं ये लोग? इनकी बात में अगर सच्चाई है तो हम बख्शेंगे नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। ना, पहले आप हमारी बात को सुनिए और उसको समझिए। बात को समझने के बाद आप जो एक्शन लेंगे वो हमको मंजूर होगा पूरी तरीके से। ये अपने लड़के का नाम तौफीक बता रहे हैं ना? इसका नाम इनके हिसाब से तौफीक है, इनके लड़के के हिसाब से इसके 5-6 नाम है, सारे हिंदू नाम है। हमारे गांव में जब भी आता है सब्जी बेचने, ये हाथ में कलावा पहन के बढ़िया टीका लगा के आता है। हमारी गांव की 2-3 लड़कियों पे इसकी गंदी निगाह है, घटिया वाली, समझ रहे हैं? इसके ऊपर हम बहुत दिन से नजर गड़ाए बैठे थे। वो तो कल शाम को हम टीवी में देख रहे थे कि दिल्ली में कोनो लड़की की इसी की मानसिकता वाला कोनो लड़का पहले हत्या किया, उसके बाद 30-35 टुकड़ा में काट काट के उसको फ्रिज में रखा था। वो देखते ही खबर हमारी खोपड़ी सनक गई। तुरंत हमारी निगाह में ये आवा कि ये भी ऐसा ही कुछ घटना को अंजाम देने के लिए चक्कर लगा रहा है गाँव में। इसको हम रंगे हाथ पकड़ लिए। कल के कल पकड़े तो प्रधान जी को बुलाए, प्रधान जी आए, 4-5 लोग मिलके जो फैसला किया हमने उसको अंजाम दे दिया। किसी और लड़की की जिंदगी ना खराब करे अपने लाइफ में, इसलिए हमने इसका इसी वक्त पूरी तरीके से एकदम संपूर्ण इलाज कर दिया है। अभी किसी काम के लायक नहीं है। पहले काटे हैं, उसके बाद लोहा गर्म करके बिल्कुल दाग दिए हैं कि दोबारा उस जगह पे कोई और कार्रवाई हो ही ना सके, समझ रहे हैं? अब आप चलिए हमारे गांव में, पहले उन कन्याओं से आपकी हम मुलाकात कराते हैं जो इसके फरेब के चक्कर में इससे बातचीत करने में लगी हुई थी। और ऐसी घटना जब जब होगी, हमारे पूरे गांव की बात कर रहे हैं, तब तब हम यही कार्रवाई करेंगे। यही इनका सटीक इलाज है, इसके अलावा इनका कौनो इलाज नहीं है। नहीं तो हम लोगों की लड़कियां ऐसे मरती रहेंगी। गलत कह रहे हैं हजूर। वो लड़की ना इनकी जात की थी, ना इनके बिरादरी की, ना इनके पड़ोस की। उससे इनका कौनो रिश्ता नहीं है, कौनो लेना देना नहीं है। फिर भी हमें लड़के को मार के चक्का बना दिया है। सलमा भाजी, चुपचाप खड़ी रहो जहाँ खड़ी हो, ठीक है? हमारी जात कुछ नहीं है, जात का नाम तुम लेना मत। यहाँ पर हिंदू की लड़की थी, उसके पीछे ही पड़ा था, बस इतना हम जानते हैं। अब ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। अपनी पूरी ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, हमारा सबका ठेका है, ठीक है? जौन बगल के घर में हो रहा है वो हमारे घर में भी हो सकता है, इसलिए ये एक्शन लिया गया है। या अल्लाह, अब हमें लोगन के लड़के सुरक्षित नहीं है, ठीक है? आप हजूर इस पे कार्रवाई करो और हम इस पे करेंगे मुकदमा, ठीक है? तरह तरह के वकील हम इस पे खड़ा करेंगे और इसको हम बनाएंगे बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दा। ऐसा बता दे रहे हैं। चुप ससुर का तुम राष्ट्रीय मुद्दा बनाओ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाओ, उसका हथियार पूरी तरीके से काट के खत्म कर दिया गया, दोबारा नहीं निकलेगा वो। समझो कि नहीं समझो? अगर तुम्हारा कौना लौंडा इस तरीके की हरकत करता हुआ हमारे गांव में दोबारा पकड़ा गया तो फिर उसका भी यही हाल करेंगे, चाहे उसका हमको हो जाए फांसी, छोड़ेंगे नहीं। ये मैसेज हम पूरे देश में सबको देना चाहते हैं कि अगर इस तरीके की कौनो घटना तुम्हारे आस पड़ोस गांव दिखती है ऐसी, तो तुरंत उस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके उसको तुरंत अंजाम दे दो। इंतजार एक दिन का भी ना करो, ठीक है? नहीं तो ऐसा ही तुम्हारे घर की लड़कियां छोटे छोटे टुकड़ा में काट के कहीं फ्रिज में रखी हुई मिलेंगी। अरे रुकिए पिल्लई जी, काहे कानून को अपने हाथ में लिए फिर रहे हैं? इसका कानून के रास्ते से भी तो इलाज है। हमारे पास आए होते आप। देखिए, ऐसा हम अपनी नौकरी नहीं फंसाएंगे। हमारे बीवी बच्चों का खाना खर्चा इसी नौकरी से चलता, हम तो कार्रवाई करके रहेंगे, इतना समझ लीजिए आप। नहीं तो हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा। हम एक एक चीज की बाकायदा जांच करेंगे, आपके गांव में भी जाएंगे और जो गलत पाया गया उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं इस मामले को। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा है कि अगर हम कार्रवाई से डरते तो यहाँ आते नहीं। इसने गलत किया है, उसके बाद भी छाती चौड़ी करके आके थाने में आपके सामने बिना मतलब की पैं पैं कर रहा है, तो हम तो सही करके काहे ना आए आपके पास। आप चलिए, जो उचित कार्रवाई हो उसको करिए। One morning, Suraj's son asked him that, Papa, why did you open a tea shop? Suraj replied, Son, you know, drinking tea and doing discussions with tea has always been one of the favorite routine of the people. So I thought I should open a tea shop for people from which I will earn money and also learn something by listening to their discussions. But son, why are you asking me all these questions? Son replied, we have a big house and we are very rich. Still you are selling tea? Suraj laughed and he said,
Let me tell you a story. Suraj was 22-year old when he decided to start a tea shop to earn money. Every morning he used to go to his small tea shop. He started his work with cleaning it. He arranged everything perfectly. Initially, he had no customers, which made him sad. Then he started keeping some magazines and newspaper in his shop. Slowly, 1 or 2 people started coming to his shop. Those people were people from other villages who used to come to Suraj village for business work. Suraj made tea for them with all his hearts. Those people were very happy after having tea. Now slowly his tea was hottest topic in the village. People started coming to Suraj's stall to taste tea. Even his wife came to see the stall and the crowd. Now there are fixed customers who came to his shop daily. One day, Suraj did not realize the time and remained busy in his shop till late night. Suddenly, he heard some disturbing noises. It seems like some ghost or wild animals are screaming at distance. He got scared and thought to close the shop. When he was about to close the shop, an old lady came and asked for tea. Suraj could not refuse her and made the tea for the old lady. After drinking tea, the old lady said, "She has no money to give." Suraj did not say anything and closed his shop and went home. Next evening, that old lady again came to his shop, and this time there were 2 more people with her. Suraj made tea and gave it to them. This time he felt something different. Suraj saw their feet while giving tea and got scared. Their feet was not in a correct position, and that was not normal. The direction of their feet was opposite. After looking at their feet, he felt current shook in his body. He started trembling while standing there but could not say anything. When those people were going back towards the forest, Suraj saw them that they just disappeared. He was very scared. On the 3rd day, Suraj was going to close the shop early so that he can avoid them. But this time, a group of people were coming towards him and the direction of their feet were opposite. He lost his calmness and thought of running away for once, but he did not get a chance. All those people were staring at him and he was very scared. Whenever Suraj poured milk into the pot, suddenly the milk would disappear. Suraj tried many times, but the milk did not last in the pot. Everyone started laughing seeing him, but Suraj kept trying again and again. Suddenly a thought came to him and he thought of making tea without milk. He prepared the tea and added the milk in the last and served the tea. The lady and her friends were surprised but happy too. Suddenly, the old lady came in front of him and asked, "Would you make tea for us every day?" It seems like she has a crying tone. Suraj said, Why not? I will give you tea every day. I even don't want your money." After listening to Suraj, the old lady gave a box. As soon as he opened that box, he was shocked. There were 10 gold coins in that box. Suraj took out all the coins and closed the box. When he looked in front, nobody was there. He opened the box again and saw 10 new gold coins. Every time he opened the box, there were 10 new coins in it. Suraj went to his house with that box and told all the things to his wife. That night, Suraj saw in a dream that the old woman was a ghost. The ghost was flying through the forest. Suddenly, she started staring at Suraj. Then the ghost changed her look into an old lady and came to Suraj's shop. The next evening,
that old lady came in a real ghost form and told Suraj that she was coming to kill him, but the smell of his tea changed her whole mind. From now on, he had to make tea for each ghost member, and in return, she will convert his shop and house into a big palace. Suraj happily agreed to her and offered tea. He was not scared this time, and in no time his small stall turned into a big shop with many food products. One night, a group of people came to Suraj's shop and asked for some food and tea. Suraj started looking at their feet. They were normal. He asked them to please sit and start making tea. When he was about to give tea to everyone, the old lady came in front of him and said that I was taking your examination. All those people disappeared from there. The old lady said that I wanted to see if you have changed after becoming rich. Suraj was very happy. His kindness gave him everything. When the villagers saw his shop, they started appreciating his hard work. Suraj's son heard the whole story and said, Papa, you are very kind and brave. आओ आओ मेरी तीनों प्यारी बहू, आ जाओ। आस्था, रीना, काव्या, धीरे से इस कलश को गिराकर आगे बढ़ो। जी माँ जी। तीनों दाएं पैर से कलश गिराकर प्रवेश करती हैं। अरे माँ जी, ये पत्तों की साड़ी वाली दोनों हमारी जेठानियां हैं क्या? किसी आदिवासी से कम नहीं लग रही हैं। मुझे तो लग रहा था कि किसी जंगल से भाग कर आई हैं। और हम तो दहेज में एसी, कूलर, सोफा सेट, माइक्रोवेव लाए हैं। ये गरीब बहू तो कुछ नहीं लाई माँ जी। लहंगा भी अच्छा है, प्योर ओरिजिनल फ्लावर से जो बना है। हाँ दीदी, वही तो, ये गरीब है ना, मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, इसलिए दहेज लेकर नहीं आई, वरना मैं तो निकलवा लेती। माँ, अपने समाज के लिए हमारी दोबारा शादी कर दी है तो गृह प्रवेश भी कर दीजिए। इन गरीबों का मैं गृह प्रवेश करूं? बिल्कुल नहीं। माँ जी, आशीर्वाद ही दे दीजिए। तभी वो अपनी दोनों बहू को आशीर्वाद देकर अपनी तीनों बहुओं को लेकर चली जाती है। अगले दिन दोनों बहू जल्दी उठकर घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। वहीं तीनों काली बहू घोड़े बेचकर सोती हैं और काम में मदद भी नहीं करवाती हैं। आस्था, काव्या, मैंने और रानी ने खाना बना दिया है, तुम जरा टेबल पर ये खाना लगा दो। ओ हेलो जेठानी जी, हम यहाँ पर आपके इशारों पर नाचने नहीं आए हैं। इतना सारा दहेज दिया है, एक काम को हाथ नहीं लगाएंगे। सुन रही है ना माँ जी आप? हाँ मेरी बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए घर का सारा काम तुम दोनों ही करोगी। बस रीना, आस्था, काव्या, तुम आराम से खाने के लिए बैठ जाओ। फिर दोनों गरीब बहू खाना लगा देती हैं, जिसके बाद सास और तीनों बहुएं मिलकर उनके बने खाने की बुराई करके खाना बीच में छोड़कर चली जाती हैं। वक्त गुजरता है, घर का सारा काम दोनों गरीब बहुएं ही करती हैं। बार बार अंजना उन्हें गरीबी और दहेज के ताने देती है, वहीं तीनों काली बहू को अपने सर पर चढ़ा कर रखती है, घर का कोई काम नहीं करने देती है। ऐसे ही एक दिन, अरे रानी दीदी, ये आप कैसा पोछा लगा रही हैं? इतना गंदा, दोबारा से साफ करिए। अगर मैं यहाँ से फिसल जाती तो आपको छोड़ती नहीं। ठीक है, अच्छा हुआ तूने कह दिया, वरना मैं इसे चमक देती। माँ जी, ये जगह साफ थी, फिर भी मैं दोबारा कर रही हूँ। आखिर आप हमारे दहेज न देने से इतना मनमुटाव मन में लेकर क्यों बैठी हैं? क्यों आप हमें अभी तक नहीं अपना पा रही हैं? जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार रखूंगी। अपनी बहू को सुनाकर अंजना फिर चली जाती है। एक शाम सभी को पड़ोसन की पार्टी में जाना था। फिर तीनों बहू बहुत ज्यादा मेकअप करके तैयार हो जाती हैं। अरे वाह, आज मेरी तीनों बहुएं इतनी अच्छी लग रही कि क्या बताऊं। तुमने तो इन दोनों को भी फेल कर दिया है ना माँ जी? हम तीनों गोरे लग रहे ना? आखिर इतना अच्छा मेकअप जो किया है। अब चलिए। हम भी तैयार हो गए माँ जी। चलो, आ गई मुंह उठाकर। फिर पांचों बहू पार्टी में पहुंच जाती हैं, जहां पड़ोसन की बहू चार्ली तीनों को देखकर कहती है, अरे कुछ दिन पहले तो मैं तुम तीनों को एकदम काला कोयला देखा था,
आज इतनी चमक कैसे रही हो? अच्छा एक्सपेंसिव मेकअप किया है, अमीर जो हो, बट मुझे देखो नेचुरल ब्यूटी है कि लाइट मेकअप कुछ नहीं। तो अपनी जेठानियों को ही देख लो, तुमसे ज्यादा सुंदर लगती हैं। लिमिट में बात करो। हाँ, हम अमीर हैं तो मेकअप भी वैसा ही करेंगे। एनी प्रॉब्लम? क्या है ना, तुम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं है तो लाइट मेकअप ही करोगे। उसके बावजूद भी तुम हम तीनों बहनों से काली लग रही हो। वही तो। रील्स वाली बहू। प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है, खाते पीते घूमते फिरते, घर में कॉलेज में। रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहां उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है, 1 मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहाँ प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आए तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं, यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज। नौकर काम करेंगी और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विकी के घर आते ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है।
विक्की भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विक्की कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विक्की बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगे रहते हो। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम भी मेरे साथ रील्स